एक दिन पूरे देश में अचानक से लोग मरने लगते हैं। पूरी तरह से ठीक लोग भी, जो बस एक पल पहले बिल्कुल ठीक काम कर रहे होते हैं, अचानक बिना किसी चेतावनी के वहीं गिर के मर जाते हैं। शिन अपनी माँ के साथ घर लौट रहा होता है। दोनों बात कर रहे होते हैं कि रात को खाना क्या बनाना है, लेकिन तभी बिल्कुल अचानक शिन की माँ सड़क पर ही गिर जाती है और उसी पल उसकी मौत हो जाती है। अगले कुछ सालों में ये अचानक होने वाली मौतें बढ़ते बढ़ते साल में 1 लाख से भी ज्यादा तक पहुंच जाती हैं। स्कूलों में तरह तरह की बातें फैलती रहती हैं। कोई कहता है दुनिया खत्म होने वाली है, कोई बोलता है एलियंस आने वाले हैं, लेकिन शिन इन सब बातों की परवाह नहीं करता। घर में प्यार कभी मिला नहीं, इसलिए शिन हमेशा थोड़ा उदास चुप चुप सा रहता है। बस अपनी बचपन की दोस्त कुडोरी से ही वो सही तरह बात करता है। कुडोरी बहुत खूबसूरत होती है और एक अमीर परिवार से थी, इसलिए स्कूल के कई लड़के हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं। एक दिन स्कूल के बाद एक सीनियर कुडोरी को परेशान करता है। शिन तुरंत आगे बढ़कर उसे बचा लेता है। शिन और कुडोरी रोज स्कूल के बाद साथ घर जाते हैं और कुडोरी की बातों में हमेशा शिन के लिए थोड़ी सी छुपी हुई मोहब्बत महसूस होती है। धीरे धीरे शिन को भी समझ आता है कि कुडोरी उसे पसंद करती है। आखिरकार वो हिम्मत करता है और कुडोरी को अपने दिल की बात कह देता है। कुडोरी खुशी खुशी उसके प्रपोजल को मान लेती है। उस रात शिन घर पहुंचता है तो काफी समय बाद अपने पापा जेंजी को घर पर देखता है। जेंजी एक साइंटिस्ट है जो कुडोरी के पापा इजुमी की रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, लेकिन जेंजी घर में टिकते नहीं। वो आए भी नहीं थे कि तुरंत फिर जाने लगते हैं। ये देखकर शिन अपनी नाराजगी छुपा नहीं पाता। अगले दिन शिन और कुडोरी अपनी पहली डेट पर जाते हैं। दोनों मूवी देखते हैं, शॉपिंग करते हैं, फोटोज लेते हैं और मिठाई खाते हैं। पूरे दिन मस्ती करने के बाद शिन तय करता है कि आज ही कुडोरी को अपनी असली फीलिंग्स बता देगा। लेकिन उसी समय किसी और जगह, एक बर्बाद सुनसान जगह में जीन नाम का एक लड़का खड़ा था और वो बिल्कुल शिन जैसा दिखता था। दूर एक गुस्साई भीड़ चिल्ला रही होती है और उनके सामने देश की रूलर प्रिंसेस कोको शिन के पापा जेंजी का सिर कलम करवा देती है। उधर शिन कुडोरी को अपने दिल की बात बोल ही रहा होता है, तभी कुडोरी के फोन पर उसके पापा का कॉल आता है और दूसरी तरफ से एक भयानक खबर मिलती है। शिन के पापा जेंजी की अचानक मौत हो गई है। कहते हैं अचानक हार्ट फेलियर था या फिर ओवरवर्क की वजह से मौत हुई, लेकिन शिन अंदर ही अंदर ये मान चुका है कि उसके पापा ने कभी उसकी परवाह नहीं की, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि वो दुखी हो या गुस्सा। उसको ये नहीं पता कि असली खतरा अब उसके बहुत करीब आ चुका है। यहीं पर असली राज खुलता है। दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान ने एक गुप्त एक्सपेरिमेंट किया था, मैटर टेलीपोर्टेशन, पर एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हो गया और स्पेस टाइम में एक दरार बन गई। इस दरार ने जापान को 2 पैरेलल वर्ल्ड्स में बांट दिया, वर्ल्ड ए और वर्ल्ड बी। दोनों दुनिया बिल्कुल जापान जैसी हैं और दोनों में हर इंसान का एक दूसरा वर्जन मौजूद है। पर सबसे खतरनाक बात यह है, अगर एक दुनिया वाला मरता है तो दूसरी दुनिया वाला भी उसी पल मर जाता है। यही वजह थी सडन डेथ्स की, पर यह बात बहुत कम लोगों को ही पता थी। वर्ल्ड ए बिल्कुल शांतिपूर्ण बन चुका है, लेकिन वर्ल्ड बी में अभी तक सिविल वॉर चल रही है, जहां लोग दुख और बर्बादी में जी रहे हैं। प्रिंसेस कोको ने वर्ल्ड बी से 2 लोग, निको और रिको, वर्ल्ड ए में भेजे हैं और उसी के बाद वर्ल्ड ए में रहस्यमयी हत्याएं शुरू हो जाती हैं। इसी बीच जीन, जो शिन की हूबहू कॉपी है, शिन को ढूंढ लेता है। जीन और शिन बात भी शुरू नहीं कर पाते, तभी अचानक उन पे रिको हमला कर देती है। जीन अपने ह्यूमनॉइड वेपन रिको को आगे करके हमले को रोकता है और फिर शिन का हाथ पकड़कर उसे लेकर पास की टूटी फूटी इमारत में भाग जाता है। इधर कुडोरी भी शिन को ढूंढते वहीं पहुंच जाती है और सामने उसे मिल जाती है रिको, और असल में रिको उसी की तलाश में आई थी। अब शिन और कुडोरी को दोनों दुनिया की सच्चाई बताई जाती है। जीन बताता है कि उसके माता पिता बहुत बड़े इन्वेंटर्स थे, उन्होंने टेलीपोर्टेशन मशीन्स और शक्तिशाली ह्यूमनॉइड वेपन्स बनाई थी, लेकिन वर्ल्ड बी की जालिम रूलर प्रिंसेस कोको ने ये सारी टेक्नोलॉजी उनसे चुरा ली। शिन के पापा को वर्ल्ड बी में बेरहमी से मार दिया गया, इसीलिए वर्ल्ड ए में भी शिन के पापा जेंजी अचानक मर गए। अब बदला लेने के लिए जीन फैसला करता है कि वो कुडोरी को मार देगा, क्योंकि कुडोरी की जिंदगी कोको से जुड़ी हुई है। कुडोरी मरेगी तो कोको भी मर जाएगी। कुडोरी रिको के पीछे पीछे उसी इमारत में पहुंच जाती है, लेकिन तभी जीन अचानक रिको पर हमला कर देता है। इस हमले में रिको का कम्युनिकेशन डिवाइस टूट जाता है और उसका कोको से पूरा संपर्क कट जाता है। डरी हुई कुडोरी जमीन पर गिर जाती है। जीन उसे ढूंढ लेता है और बहुत खुश दिखाई देता है, क्योंकि बदला अब हाथ में लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही जीन रिको को कुडोरी को मारने का आदेश देता है, एक अजीब चीज होती है, क्योंकि कोको से रिको का कनेक्शन टूट चुका था, अब उसका नया कनेक्शन कुडोरी से बन जाता है। अब रिको जीन पर पलटकर हमला करती है, लेकिन उसे मारती नहीं, क्योंकि अब रिको और कुडोरी के बीच एक एम्पैथेटिक बॉन्ड बन चुका है। रिको समझ जाती है कि अगर उसने जीन को मार दिया तो शिन भी मर जाएगा, इसलिए वो शिन को उठाती है और दोनों को लेकर वहां से भाग जाती है। कुडोरी पूरी तरह टूट चुकी होती है और समझ नहीं पा रही कि जो हुआ उसे कैसे संभाले। सबकी सुरक्षा के लिए वो फैसला करती है कि तीनों को अभी के लिए साथ रहना चाहिए, लेकिन शिन साफ मना कर देता है कि वो कुडोरी के घर रात नहीं रुकेगा, इसलिए मजबूरी में कुडोरी को ही शिन के घर आना पड़ता है। अब क्योंकि रिको का नाता कुडोरी से जुड़ चुका है, वो कुडोरी की शिन के लिए फीलिंग्स भी महसूस करने लगती है। शिन रिको से पूछता है कि क्या वो हाल की हत्याओं के
के पीछे हैं? रिको साफ कहती है नहीं। बाद में शिन पता लगाता है कि जिन लोगों की हाल में मौत हुई उनका संबंध वर्ल्ड बी के मिनिस्टर से था और तब उसे समझ आता है कि कातिल शायद जीन है। कुछ देर बाद जीन खुद उनसे मिलने आ जाता है और वो भी साफ कह देता है कि वो इन हत्याओं के पीछे नहीं है। तभी अचानक एक लड़की जो बिल्कुल रिको जैसी दिखती है उन पे हमला कर देती है, लेकिन रिको समय पर पहुंचकर उसे रोक लेती है और पता चलता है कि वो रिको की जुड़वा बहन निको है। निको बताती है कि प्रिंसेस कोको, जिसे सब वर्ल्ड बी की रूलर समझते हैं, असल में एक पपेट है। असली हुकूमत मिनिस्टर्स के हाथ में है। जो भी बुरी घटनाएं हुई वो सब मिनिस्टर्स ने कोको को मजबूर करके करवाई थी। कोको खुद इन सब से निकलना चाहती है, इसलिए उसने गुप्त रूप से रिको को कोडोरी की रक्षा करने भेजा और निको को भेजा उन मिनिस्टर्स के वर्ल्ड ए काउंटर पार्ट्स को खत्म करने। अब जब जीन को असली सच्चाई पता चलती है कि मिनिस्टर्स ही उसके सच्चे दुश्मन है, वो रिको, निको, कोडोरी और शिन सबके साथ मिलकर लड़ने का फैसला करता है। वर्ल्ड बी में कोको उन्हें साथ आते देख पहली बार खुश होती है। अब सिर्फ 4 मिनिस्टर्स बचे हैं, उनके वर्ल्ड ए वाले काउंटर पार्ट्स मर जाएं तो सब कुछ फाइनली ठीक हो जाएगा। अगली सुबह सब एक साथ नाश्ता करते हुए योजना बनाते हैं कि बाकी बचे 4 मिनिस्टर्स को कैसे खत्म किया जाए। पहले तो आज रिको और निको को जीन को मारना था और कल बाकियों को, लेकिन अब जब जीन उनकी तरफ है तो आज उनके पास कोई काम नहीं बचा। तो दोनों बहनें फैसला करती हैं कि आज का पूरा दिन इस शांत दुनिया को घूमते हुए बिताएंगी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज लिया गया उनका ये छोटा सा फैसला आगे चलकर कितना भयानक साबित होगा। फिलहाल पांचों लोग अपनी सारी टेंशन थोड़ी देर के लिए भूलकर पूरा दिन मस्ती में बिताते हैं। निको और रिको हंसते हुए कहती हैं कि अगर कभी जीन की मुलाकात कोको से हो जाए तो दोनों शायद काफी अच्छे दोस्त बन जाएंगे। उसी समय शिन सोचता है कि अब उसे फिर से कोशिश करनी चाहिए वो कन्फेशन पूरा करने की जो वो पहले बोल नहीं पाया था। लेकिन जैसे ही शिन बोलना शुरू करता है, मीको अचानक बीच में टोक देती है। उसे महसूस होता है कि कोको खतरे में है और वो तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। मगर सच्चाई और भी भयानक थी। कोको को उसके अपने अटेंडेंट्स ने धोखा दे दिया था और मिनिस्टर्स उसे मारने वाले थे। उसी समय कोडोरी, जिसकी जिंदगी कोको से जुड़ी हुई थी, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। उसके दिल में डर भर जाता है और उसे सबसे बड़ा अफसोस होता है कि वो शिन का कन्फेशन कभी सुन नहीं पाई। मीको बस कुछ पल देर से पहुंचती है। कोको का पहले ही सिर कलम कर दिया जाता है और उसी पल कोडोरी शिन की बाहों में गिरकर बेहोश हो जाती है। उधर मिनिस्टर्स मीको को भी पकड़कर उसे अपना नया पपेट बना लेते हैं। एक और अपने करीबी को अपनी आंखों के सामने मरते देख शिन पूरी तरह टूट जाता है। कुछ समय बाद कोडोरी के पापा इजुमी सबको पूरी बात समझाते हैं और मदद करने का फैसला करते हैं। इजुमी अपनी कंपनी की सीक्रेट रिसर्च लैब में जाकर जीन की ह्यूमनॉइड वेपन को ठीक करता है और उसे पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना देता है। लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों बाद अब मिनिस्टर्स के नियंत्रण में आ चुके निको वर्ल्ड बी से वर्ल्ड ए पर सीधा हमला कर देती है। वो एक साथ सैकड़ों ह्यूमनॉइड वेपन्स टेलीपोर्ट करके वर्ल्ड ए में भेज देती है। कुछ ही मिनटों में शहर की सड़कों पर हजारों लोग मारे जाते हैं। आम लोग बेमतलब काट दिए जाते हैं। सरकार की आर्मी भी पूरी तरह नष्ट हो जाती है। फिर मिनिस्टर्स वर्ल्ड ए की सरकार के सबसे बड़े नेताओं को पहचान कर उनके वर्ल्ड बी वाले काउंटर पार्ट्स को मार देते हैं और इससे वर्ल्ड ए की सरकार पूरी तरह ढह जाती है। इस कहर को रोकने के लिए जीन अपने नए अपग्रेडेड ह्यूमनॉइड वेपन के साथ मौत के मैदान में कूद पड़ता है। उसका हथियार अब कई गुना ज्यादा ताकतवर था, पर दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जीन लगभग टूटने ही वाला था कि तभी रिको युद्ध में कूदकर एक ही पल में कई ह्यूमनॉइड वेपन्स उड़ा देती है। अभी के लिए खतरा कम हो जाता है, लेकिन असली मुसीबत तो बस शुरू हुई थी। अचानक दोनों दुनियाओं में एक और भी बड़ा सिविलियन डेथ इवेंट होता है। मिनिस्टर्स वर्ल्ड ए को डराने के लिए नई प्रिंसेस निको को मजबूर करते हैं कि वो वर्ल्ड बी के रेजिडेंशियल एरियाज पर बड़े बड़े बॉम्ब गिराए। एक ही पल में दोनों दुनियाओं में भारी तबाही मच जाती है। मिनिस्टर्स बचने वालों को भी पकड़कर होस्टेज बना लेते हैं। अब इजुमी शिन और जीन को बुलाता है। जीन के पास टेलीपोर्टेशन डिवाइस होता है और इजुमी उन्हें एक खास गन देता है। ये गन प्रिंसेस और उसकी एम्पैथिकली लिंक पार्टनर दोनों के दिमाग को नष्ट कर देती है और दोनों वर्ल्ड्स के कनेक्शन को जबरदस्ती हमेशा के लिए तोड़ सकती है। लेकिन इस गन में सिर्फ एक ही गोली है, इसलिए इसे बिल्कुल सही समय पर चलाना होगा। इसके बाद इजुमी शिन को एक हिडन रूम में लेकर जाता है। वहाँ शिन एक बड़ी सी इंक्यूबेशन चेंबर देखता है और उसके अंदर होती है कोडोरी। पता चलता है कि इजुमी ने मशीन की मदद से कोडोरी के शरीर को जिंदा रखा हुआ है। इजुमी शिन से कहता है हर बाप अपने बच्चे से प्यार करता है। जेनजी, शिन के पापा, मरने से पहले अपनी पूरी जिंदगी दोनों दुनियाओं का कनेक्शन तोड़ने की कोशिश में लगा देते हैं और मरने से पहले वो ये तरीका खोज भी चुके थे। उस रात शिन और जीन लंबी दिल से भरी बातचीत करते हैं। शिन को आखिरकार समझ आता है कि उसके पिता ने खुद को काम में डुबो रखा था, क्योंकि उसे डर था कि शिन भी बाकी लोगों की तरह अचानक मर जाएगा। इसलिए शिन और रिको उसके आखिरी मिशन को पूरा करने की कसम खाते हैं। वे तुरंत जीन की टेलीपोर्टेशन मशीन एक्टिवेट करते हैं और जेनजी उन्हें वर्ल्ड बी में भेज देता है। बाहर पूरा शहर बर्बाद पड़ा था। गार्ड्स को हराकर वे रॉयल पैलेस में घुस जाते हैं। जीन अपने
अपने ह्यूमनॉइड हथियार से सैनिकों को बाहर रोकता है, जबकि शिन और रिको अंदर जाकर नई प्रिंसेस निको को ढूंढते हैं। हॉल में पहुंचते ही वे देखते हैं कि निको अब मिनिस्टर्स की कठपुतली बन चुकी है। रिको ये देखकर टूट जाती है और अपनी बहन को रोकने के लिए उस पर हमला करती है, लेकिन एम्पैथी लिंक की वजह से निको बेहद शक्तिशाली हो चुकी थी। रिको जल्दी ही कमजोर पड़ जाती है। निको प्लान करती है कि एक विशाल टेलीपोर्टेशन मशीन से पूरे पैलेस को वर्ल्ड ए में भेजकर वहां पर राज करे। जैसे ही ट्रांसफर शुरू होता है, जीन अंदर आता है और रिको की मदद करता है। शिन मौका देखकर निको पर एकमात्र गोली चलाता है, लेकिन उसका शील्ड उसे रोक लेता है। निको को पता नहीं था कि जीन के पास भी वैसा ही एक गन है। तीनों मिलकर सिंक्रोनाइज होकर हमला करते हैं। रिको आगे कूदकर शील्ड तोड़ने का नाटक करती है। असल में वो बस निको का ध्यान भटकाती है और तभी असली गोली लग जाती है। जैसे ही निको गिरती है, एम्पैथी लिंक से जुड़े सभी मंत्री दिमागी शॉक से तुरंत मर जाते हैं। टेलीपोर्टेशन फेल हो जाता है और पैलेस वापस वर्ल्ड बी लौट आता है। इस तरह वर्ल्ड ए युद्ध जीत जाता है। अंत में निको का दिमाग बची हुई डेटा से टूट जाता है और रिको उसे फैक्ट्री सेटिंग्स पर रीसेट करना पड़ता है। शिन अपने पिता का तरीका इस्तेमाल करके दोनों दुनियाओं का कनेक्शन हमेशा के लिए काट देता है। जीन आखिरी बार उससे विदा लेता है, क्योंकि वे अब कभी नहीं मिल पाएंगे। वर्ल्ड ए में अचानक मौत का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वर्ल्ड बी में जीन कोको की कब्र पर फूल रखता है और जैसे ही दुनियाओं का लिंक कटता है, इंक्यूबेशन चेंबर में पड़ी कोडोरी चमत्कारिक रूप से जिंदा हो जाती है और शिन तीसरी कोशिश में आखिरकार कोडोरी को अपने दिल की बात कहने में सफल हो जाता है।